अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कल का इंटरव्यू आज ज़ेर बहस रहा तमाम जगहों पर। उस हवाले से PMLN का भी रिएक्शन आया फिर, और कहा यह जाता है कि PTI का भी कोई रिएक्शन था, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब के ऑफिस से बाकायदा एक वजाहती बयान भी जारी किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि सियाको सबाक से हटकर उसकी रिपोर्टिंग की गई है। उसमें जो कंफ्यूजन की बात जो है वो ये कह रहे थे कि मैंने इस तरह की बात नहीं की कि जनाब वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने कहा कि अपने कहते हैं इसमें सवालात थे, इसीलिए मैंने वो जो है उसके लिए लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, जो कि उन्होंने वजाहत दी कि जी मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने गलत बयानिया बनाया इस मरासले से लेकर, और बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर बहुत वसी किस्म की मशावरत होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब, उन्होंने कहा वसी मशावरत होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इस हवाले से उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब का जो फैसला था वो उनका ज़ाती फैसला था, जो उन्होंने सारे इस्तीफे देने का, नेशनल असेंबली से बाहर जाने का, और उन्होंने कहा कि मुझसे मुशावरत करते तो शायद कोई और बात होती। इस पर भी बात करेंगे कि क्या दो बयानिए हैं विद इन PTI, या फिर इस वाकई जो सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से वजाहती बयान आया है कि सियाको सबाक से हटकर रिपोर्ट किया गया है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान साहब और उनके 11 साथियों पर ममनुआ फंडिंग केस में जो है FIA ने आज बाकायदा FIR दर्ज करा दी है, और इतलात ये हैं कि शायद इस हवाले से काबीना ने इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए भी इजाज़त दे दी है कि जी उसके ऊपर भी बाकायदा अरेस्ट वारंट्स वगैरह इशू करके इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाए। और पहले भी कोई 22 केसेस हैं, अब मज़ीद और केसेस भी आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वजीरे दाखिला और जेल खाना जात कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब ने पंजाब में जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और उनकी जगह इतलात ये आ रही हैं कि शायद मियाँ असलम इकबाल साहब को, ज़राए के हवाले से अभी तक कोई कंफर्म खबर या नोटिफिकेशन नहीं है, मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो नए सूबाई वजीर दाखिला और जेल खाना जात होंगे। कर्नल हाशिम डोगर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये भी हम जान कोशिश करेंगे कि क्या, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी कोई एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत PTI के लॉन्ग मार्च में गैर जानिबदार रहेगी, और फिर चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब का भी उस पर रद्द अमल आया था कि जी ऐसी बातों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि वो कह चुके थे कि इमरान खान साहब जैसे कहेंगे उस तरह किया जाएगा। ये भी मामला है। दूसरा ये कि लॉन्ग मार्च के हवाले से अभी तक डेट क्यों नहीं आ रही। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जी शायद किसी और बात के पीछे लगाया हुआ है, कोई बैकडोर मुलाकातें भी हुई हैं, जो एक का तो हमें मालूम है जो ऐवान सदर में हुई, दूसरी भी हुई है उसका हमें नहीं मालूम, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 मुलाकातें हुई हैं। और क्या कोई इस वजह से इमरान खान साहब अनाउंस करने में ताख़ीर कर रहे हैं, या अब क्योंकि 16 जो अक्टूबर को बाई इलेक्शंस होने हैं वो हो रहे हैं तो उसके बाद कोई तारीख देंगे। आज ननकाना साहब में उन्होंने फिर बड़ी जोश से, गर्मी से बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई लंदन से, और उसको बाकायदा एडिट करके दिखाया गया, और उसमें उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने दर्द और दुख भरी बातें की हैं उसमें PTI का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि 13 जुलाई को जब वो लाहौर में उतरे और वो अरेस्ट हुए तो उस वक़्त उनकी हुकूमत नहीं थी, वो 18 अगस्त को उन्होंने हल्फ उठाया था। तो बहुत सारे मामलात हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मैं आसिफ बशीर भागत साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक ex-MPA भी हैं, MNA के कैंडिडेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर भागट साहब। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MPA हैं और स्पोक्समैन भी हैं पंजाब हुकूमत के। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका भी। मेरे साथ आज मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ex-PTI और बहुत क्लोज रहे हैं इमरान खान साहब के भी, तो इनके पास भी बड़ी
इंफॉर्मेशन है। ख़ास तौर पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे जो सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब अकेले फ़ैसला ले लिया, उन्होंने अकेले ही लेते हैं या वो मशावरत में यकीन रखते हैं, क्योंकि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से या जो भी उन्होंने करना है, जो फाइनल कॉल होगी उसके हवाले से उन्होंने अपने किसी साथी को भी नहीं बताया जो प्लान है उनके पास। तो वो भी क्या सिंगल हैंडेडली मतलब यूनानिमसली मतलब होगा या वो अकेले अनाउंस करेंगे, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एतजाज़ एहसन साहब की भी आज एक बड़ी उन्होंने मीडिया से बात की कोर्ट के बाहर, और उसका फिर रद्द अमल मलिक अहमद खान साहब की तरफ से आया। ये सुन लें ज़रा पहले एतजाज़ एहसन साहब ने क्या बात की और फिर उसका रिएक्शन जो है मलिक अहमद खान साहब ने वो क्या दिया, वो भी सुन लें, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डायरेक्ट नेम लिया एतजाज़ एहसन साहब ने, बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बड़े समझे हुए कानूनदान हैं, वकील हैं और बहुत ज़्यादा आइनी मामलात, कानूनी मामलात पर मशावरत भी कर देते हैं हुकूमतों को भी, आला अदलिया को। लेकिन आज उन्होंने जो बात कर दी उस पर PMLN के मलिक अहमद खान साहब का बहुत ही गर्म और गुस्से वाला, हालांकि वो बहुत धीमे लहजे में बात करने वाले हैं, बल्कि मैं सुन रहा था एतजाज़ एहसन साहब ने आज एक निजी टीवी पर बात करते हुए कहा कि उनको ताज्जुब भी हुआ कि मलिक अहमद खान साहब जो कि बहुत धीमे लहजे में और बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले हैं, उन्होंने इतने सख्त लहजे में बात क्यों की। क्या बात की मलिक अहमद खान साहब ने, ये भी सुन लें जरा। मुझे ज्यादा दुख आज एतजाज साहब आपकी इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का हुआ है। यू आर नॉट इन योर फिट कंडीशंस टू मेक द स्टेटमेंट। अगर आपके अंदर थोड़ी ऑडेसिटी है, कोई रूल ऑफ लॉ की कदर है, आपके अंदर इस मुल्क के अंदर रीजन देने की गुंजाइश है, तो प्लीज कम टू द कोर्ट देन। एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक 110 की दरख्वास्त देकर ही सदार बन, साबित करें कि किस जनरल के कहने पर इन कोर्टों ने फैसला किया। जैसा दिल करे वैसा बोल दें आप, एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप यू। हम आपके इस बेबुनियाद इल्जाम को वेहेमेंटली डिफेंड करें, क्योंकि हमने कोर्ट्स में भुगता है। हमें इमरान की हुकूमत का वो हर जुल्म याद है जो पूरी खानदान पर, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज पर। मैंने एतजाज साहब आपको बयान देते नहीं देखा। सनाउल्लाह पे कोई बयान दिया, राना पे आपने, एहसन इकबाल साहब पर कोई बयान दिया आपने, साद रफीक पर कोई बयान दिया आपने। अगर कोई मोरालिटी थी तो पीपल्स पार्टी में जो आपके अपने लोग थे उनके साथ जब ज्यादती और जब रो रहा था, कोई बयान दिया आपने? जब मुकदमात साबित नहीं हुए, जब वो एक्विटल्स हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जजेस जनरल्स के कहने पे फैसले करते हैं। जी आसिफ बशीर भागट साहब, आपके सीनियर रहनुमा एतजाज़ चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, और मैं तो उनकी खैर दिल से बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, अगर उन्होंने कोई मतलब स्टेटमेंट दे दी तो मलिक अहमद खान साहब ने ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया या ठीक किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि एतजाज़ साहब की जो स्टेटमेंट है वो उनका ज़ाती ख्याल है, और एतजाज़ साहब काफ़ी अरसे से, काफ़ी पिछले 3-4 सालों से अक्सर उनकी ऐसी मैं समझता हूँ कि ऐसी मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स आई हैं कि जो पार्टी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्योंकि बुज़ुर्ग हैं हमारे, आपने कहा कि आप उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम भी इज़्ज़त करते हैं उनके, बीइंग एन एडवोकेट, हमारे वो उस्ताद भी हैं और बड़े मंजे हुए वकील भी हैं और अच्छे सियासतदान भी हैं। लेकिन ये उनका अपना ज़ाती ख्याल है, और मुझे लगता ये है कि एतजाज़ साहब की कोई, मुझे तो बड़ी कुर्बत भी रही है नून लीग से और मियाँ साहिबान से। हमने वो कुर्बत का दौर भी देखा है। एतजाज़ साहब की। कब हुआ? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, 2002 का जो इलेक्शन था, 2002 का जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन एतजाज़ साहब ने लड़ा था, उस इलेक्शन में उससे पहले वो मियाँ साहब के वकील होते थे। अच्छा, मेरी सुन लें। और 2002 के इलेक्शन में लाहौर में जहां से एतजाज़ साहब लड़ रहे थे, उनके मुकाबले में नून लीग ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार किया था और एतजाज़ साहब की हमायत का ऐलान किया था, जिसकी वजह से एतजाज़ साहब असम्बली के मेंबर भी बने थे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सके, उन्होंने 2 इलेक्शन लड़ा, उनकी वाइफ ने लड़ा। लेकिन ऐसे लगता है उनकी गुफ्तगू से बाज़ औक़ात मुझे तो कि उनका कोई पर्सनल कोई है इशू PMLN वालों, मतलब जाहिर बात है वो इतने मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इतने सीनियर सियासतदान, इतने मंजे हुए वकील, इतने समझदार बंदे का इस किस्म की गुफ्तगू करना पार्टी पॉलिसी से हट के बाज़ औक़ात अक्सर उनकी, ज़्यादातर तो हमारे PTI के दोस्त उनके फेक जो ट्वीट्स हैं वो चलाते रहते हैं। उन्होंने आके कहा भी कि मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात
एतजाज़ साहब ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं कि जिससे ऐसे लगता है कि उनका कोई मियाँ साहबान के साथ उनकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि बीबी शहीद बीबी के केसेस को छोड़ के तो एतजाज़ साहब ने मियाँ साहब के जो वकालत शुरू कर दी और बड़े उनके बाइतमाद थे और ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसा प्रोफेशनल नहीं, लॉयर नहीं, किया सर होगा, मैं लेकिन सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ तक बात ठीक है। मैं कर रहा हूँ कि 2002 में पूरे पाकिस्तान से नून लीग ने, ख़ास तौर पे पंजाब से, ख़ास तौर पे लाहौर से, किसी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था। एतजाज़ साहब के खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार विड्रॉ किया था और उनकी सपोर्ट की थी और इनका इतनी कुर्बत थी। अब कोई, मुझे ऐसे ही लगता है कि ये जो आपने बात की मलिक अहमद खान साहब की, वो भी अपने तय ठीक हैं। ज़ाहिरी बात है कि उनकी लीडरशिप पे गुफ्तगू की गई है तो उनका भी यही बनता है जो उन्होंने मेरे ख्याल में अगर मेरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ कोई बात की जाएगी और इस किस्म की गुफ्तगू की जाएगी कि जिसका कोई मंतक नहीं बनता, मतलब ये तो इल्ज़ामात ऐसे हैं ना जी कि ये इसका प्रूफ आपके पास नहीं है, आपने बात कर दी, आप जिस वक्त मर्जी लगा दें। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे एतजाज़ साहब को अगर यही था तो जब मियाँ साहब को सज़ा दी गई थी, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी अदालत से, यहाँ तो एतजाज़ साहब उस वक्त भी ये बात करते ना कि ये बाजवा साहब ने सजा दिलवाई है। यहाँ जो हमारे पीपल्स पार्टी के जो आसिफ बशीर, मैं चाहूंगा जरा आसिफ बशीर भागत साहब की गुफ्तगू सुन ली। नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों को तो ये म्यूजिक टू द ईयर होगा जो एतजाज़ एहसन साहब की स्टेटमेंट है, या नहीं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़मीर साहब, एतजाज़ एहसन साहब के हवाले से भागर साहब ने जो बात की कि वो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की कानून की तारीख का और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका बड़ा रोल है। वज़ीर दाखिला रहे, बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी कुर्बत रही और उन्होंने तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद आज तक वो अपना ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ते भी हैं और इसका इकरार भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने यही फरमाया कि जी मैं पीपल्स पार्टी ही मेरी जमात है और पीपल्स पार्टी मेरी जमात रहेगी। मैं नहीं समझता कि हम उनके इस बयान को नजरअंदाज करें। अच्छा, मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने इस सुल्तान रई वाला रोल प्ले करने की आज कोशिश की। एक तो पंजाब में बड़ी ख्वाहिश है PMLN की कोई तब्दीली लाने की और वो पोटेंशियल कैंडिडेट भी हैं चीफ मिनिस्टर। ज़मीर के बहुत सारे सौदागर जो आजकल पाकिस्तान की हक के हुक्मरानी रखते हैं, पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज हैं, जिन्होंने इसी पॉलिटिक्स से पैसा बनाया, इसी पॉलिटिक्स पे पैसा खर्च किया। इससे पहले इन्होंने 16 अप्रैल को एक दाव लगाया था पंजाब में, कब्ज़नी की 25 लोगों के ज़मीर खरीदे और फिर उन 25 लोगों के सियासी कैरियर तबाह करके उन्हें घर भेजा और अभी एक नई सियासी कुमक के साथ पंजाब में हमलावर होना चाहते हैं। तो शायद मोहम्मद अहमद खान साहब अपनी ACR ठीक करवा रहे हैं इस तरह की गुफ्तगू करके। इनका जोश और जज्बा मुझे देखकर आज बड़ी हंसी आई। इनका जोश और जज्बा उस वक्त कहाँ चला गया था मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का, कि माशाल्लाह मलिक भी है और खान भी है, जब मोहतरमा आसमा जहांगीर मरहुमा की बरसी पर नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठकर जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज साहब को तमाम तरह हालात का मूर्द इल्जाम ठहराया था। और ये हमारे जो जर्नल्स हैं ये हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े काबिल एहतराम है। हम इनको अगर डिस्कस करेंगे भी सही तो कोई ऐसा कोई ये सेंसिटिव टॉपिक नहीं है। मैं आज भी बतौर सियासत के तालिब इल्म के समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क बैठकर, और उन नवाज शरीफ की उस तकरीर को हिंदुस्तान के तमाम चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया था और उस पर कई दिन ट्रांसमिशन होती रही थी। उस वक्त तो मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब की जज्बे हुब्बुल वतनी को कोई असर नहीं आया था। शायद उस वक्त मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता चूंकि वो प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, बिल्कुल लेकिन सही, मेरे सही कलीग है, मैं साथी तौर पे उनकी इज्जत भी करता हूं और असेंबली में मिलेगा तो मैं क्वेश्चन भी करूंगा उनसे। वो सीनियर है, कई बार MBA बन चुके हैं, मैं पहली बार बनाऊं। चले हमें इन लोगों से सीखने का मौका मिलता है। मैं उनसे अर्ज करूंगा, हुजूर अपनी ACR जरूर ठीक करवाएं, आप वजारत आला के कैंडिडेट जरूर बने, मियाँ साहबान की फैमिली में पेनिट्रेशन की मजीद बेहतर कोशिश करें, लेकिन आप इस तरह से एक सीनियर एडवोकेट को जिसके साथ पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी स्ट्रगल जुड़ी हुई है, वकला तहरीक के वो बहानी थे जिन्होंने सही मानों में इस मुल्क से आमरीत को खत्म करने के लिए अपना रोल प्ले किया। ये तो मलिक साहब जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन्होंने तो हर दौर में बूट पॉलिश की है, ये तो हर दौर में चेरी ब्लॉसम का रोल प्ले किया इन्होंने। गवर्नर जिलानी बिल्कुल मोहम्मद खान चुनीचो के खिलाफ कोई था तो सही नहीं, मुझे बात करने दे हुजूर। देखिए
वो मोहम्मद खान जुनिजो के खिलाफ कोई जदोजहद हो, वो मीर जफरुल्लाह खान जमाली या शौकत अजीज के खिलाफ इनकी तरफ से साजिशें हो, या फिर बेनजीर भुट्टो या यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ साजिशें हो। इन्होंने हर दौर में यही किया है। ये सिर्फ इकतदार समझते हैं अपना जाती, और उसी को ये सही मानते हैं। चल, आज आपका पॉइंट आ गया, आपका बिल्कुल सही, आपने पॉइंट दे दिया। क्योंकि अगर वो जिस आपकी बात कर रहे हैं उसमें तो डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब ने सवालात किए थे कि जी इन सवालों के आपको जवाब देने हैं, और उन्होंने जनरल्स के नाम भी लिए थे। इस पर मजीद भी बात करेंगे। मैं अब ब्रेक के फौरन बाद आऊंगा अहमद जवाद साहब की तरफ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद जवाद साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली। माजरत से आपके साथ पहले सेगमेंट में बात नहीं हो सकी, लेकिन आप इस पर कमेंट कर दें। एक तो जो मलिक अहमद खान साहब का रिएक्शन है, एतजाज़ अहसन साहब का जो इल्ज़ाम है, और फिर जिस तरह नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि उस वक़्त क्यों नहीं बोले जिस वक़्त आपकी लीडरशिप बाकायदा नाम ले लेकर इल्ज़ाम लगा रही थी। अहमद जवाद साहब, देखिए, मैं तो फिर ये कहूंगा कि जब इमरान खान पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट रहे थे 1 पेज का, तो आज वो 1 पेज किधर गया? जब वो बाजवा साहब की तारीफें किया करते थे और फिर उसके बाद वो न्यूट्रल, वो जानवर, और उसके बाद जो 4-5 महीने से सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स चलाए गए, तो इन बातों को तो छोड़ दें आप। ये तो इमरान खान जितने यू टर्न्स ले चुके हुए हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका मुशर्रफ के टाइम से, सबसे पहले तो ये उसके साथी बने, उसके कैंपेन मैनेजर बने, रेफरेंडम करवाया। जब मुशर्रफ ने बताया कि भाई साहब आपको तो मैं बस 8-10 सीटें दे सकता हूँ, वो वजीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे, फिर उनके खिलाफ चले गए। तो ये तो इनकी एक हिस्ट्री है कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट, जब तक इनकी बैसाखियां बने तो ये सिर आंखों पे, अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होना चाहे तो उसके बाद फिर ये उनके ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। तो ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, इस पे क्या वक्त जाया करना। और जहां तक एतजाज अहसन साहब का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है एक तो उम्र का तकाजा है, और दूसरा मैं बागट साहब की जो बात है उससे एग्री करूंगा। बड़ा कोई जाती नोयत का मुझे लगता है कि एतजाज साहब को कोई तकलीफ है, जो कि जिसका इजहार वो जाहिर है कि बड़ी उम्र में छोटी छोटी चोटें कोई लगी होती हैं, तो वो इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर एकदम से वो बोलना शुरू हो जाता है। तो कोई इस किस्म की सिचुएशन है, इग्नोर कर देना चाहिए। एतजाज अहसन साहब को छोड़ें, उनकी उम्र को देखते हुए इग्नोर कर दें उनको। तो मलिक अहमद खान साहब ने फिर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एतजाज अहसन साहब की कोई अहमियत नहीं है, उनकी अपनी पार्टी में कोई अहमियत नहीं रही। तो आप उनके बयानात को जो है उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं, आपकी मर्जी का चला रहे हैं। नहीं, चलें, मुझे इतना बता दें कि मलिक अहमद खान साहब के मतलब जो सवालात उठाए हैं नदीम कुरैशी साहब ने कि वो जी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और अपनी सीवी बेहतर कर रहे हैं और अपने आप को मतलब पेश कर रहे हैं कि भाई आई एम द पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर, और इस वजह से शायद इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, क्योंकि बहुत से मौके ऐसे थे कि शायद मलिक अहमद खान साहब पहले भी रिएक्ट कर सकते थे। देखें, पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ही कोई अहम सवाल है। नहीं, आपने आपने बड़ी लॉजिकल बात की अहमद जवाद साहब, आपने बड़ी लॉजिकल बात की कि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो एक मतलब उम्र रसीदा आदमी है, उनके कोई अपने जाती जख्म हैं जिसकी वजह से उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। आपने बड़ा, लेकिन आपके पार्टी के पोटेंशियल सीएम जो हैं पंजाब के, वो इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं, उस वजह से हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर किया। जी जमीर साहब, मुझे आपका सवाल आपने शुरू किया तो मुझे समझ आ गई थी, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, मलिक साहब एक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है। अहमद जवाद भी एक छोटी सी शख्सियत है, एक अलग सी पर्सनैलिटी है। ये कौन सा बेंचमार्क है दुनिया का कि जिस पे तमाम लोगों ने एक जैसा रिएक्शन देना होता है? कोई गुस्से से देता है, कोई आराम से देता है, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं भी उसको कंडेम भी कर रहा हूं ना, एतजाज अहसन साहब को मैं रीजन बता रहा हूं कि क्या उसकी है, उनका कहने का अंदाज और है। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि भी फलाने ने सख्ती से जवाब दिया, फलाने ने नरमी से जवाब दिया है। आई थिंक इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब ने जो आज बात की कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो 13 जुलाई को अरेस्ट हो गए थे, तो मतलब वो 18 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर बने, आप उस वक्त उनके साथ थे, करीब थे,
तो क्यों मतलब मियां नवाज शरीफ साहब का सब जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सारा किया कराया जो है इमरान खान साहब के खाते डालने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इशारतन उन्होंने इदारों की तरफ बात की। देखें, पिछले 3-4 साल में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान था। इस मुल्क को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, 50 लाख नौकरियों का, 1 करोड़ घरों का, रियासत मदीना का, बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए। और फिर इस मुल्क की इकॉनमी के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है। हमें तो सिर्फ अगर हम 2017 में जब मियां नवाज शरीफ को एक उल्टे सीधे झूठे सच्चे मुकदमात में फंसा के, अदलिया को यरगमाल बना के, उनके ऊपर मुकदमात बना के, उनको कन्विक्शन करके, तो वो मैं ये समझता हूं कि ये सारा तसलसल जो है ये पिछले 3.5 साल का ही है जो पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है। तो सारे का सारा ताल्लुक इमरान खान की पॉलिसियों का। इसलिए जाहिर है कि जब भी अगर हम बात करेंगे पिछले 4 साल में क्या हुआ, चाहे वो 2018 में आरटीएस डाउन हुआ, चाहे वो 1 पेज हुआ, चाहे वो जो भी इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी रही, जो भी डिसीजंस हुए, उसका जाहिर है कि मेन जिम्मेदारी तो इमरान खान पे आती है ना। उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि चूंकि 1 पेज था तो हम एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें। हमें जो उसका वजीर आजम था उसके ऊपर तनकीद करनी है। जैसे कि अब पिछले 6 माह से अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं तो उन्हीं के ऊपर तनकीद होगी ना, अगर आप परफॉर्म नहीं करते। लेकिन इमरान खान साहब तो उन पर तनकीद नहीं कर रहे ना, वो तो कहते हैं कि बस वो जी आप देखें, क्योंकि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, आप लोगों को मतलब देखना चाहिए। चलें इस पर मजीद भी बात करेंगी। मैं जरा नदीम कुरैशी साहब की तरफ से होकर आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि अब नदीम कुरैशी साहब वर्सेस 2 है, तो मैं नदीम कुरैशी साहब की तरफ से होके आता हूं। नदीम कुरैशी साहब, आज भी इमरान खान साहब ने बड़े जोरों शोर से कहा कि साइफर की तफ्तीश जो है वो एक कमीशन ऐसे जजेस का करेगा जिनकी साख बहुत अच्छी होगी, और फिर आरिफ अलवी साहब की भी एक स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब जो है वो अकेले फैसला लेते हैं। इन सारी चीज़ों को आप क्या देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये क्या अभी तक मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कोई बैकडोर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, और उन्होंने भी इमरान खान साहब को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, इसलिए फाइनल कॉल नहीं आ रही। देखिए समीर साहब, मैं तो समझता हूं पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं और पाकिस्तान के आम आदमी की जो दगरगू सूरत हाल है, और बिलखुसूस पिछले 4 माह में जो आम आदमी को ट्रैप करके 3.5 साल पीडीएम के लोगों ने इस्तेमाल किया और खुद इख्तिदार पे काबिज होकर लोगों की ना सिर्फ उनका भुरकस निकाल दिया, उनकी मईशत को तबाह कर दिया, उनके किचन को तबाह कर दिया और आम आदमी की जिंदगी को अजीरन कर दिया। तो अगर किसी भी तरह से गुफ्तो शनीद से हम एक नए इंतखाब की तरफ चले जाएं, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाब की तरफ, तो लॉन्ग मार्च की मैं नहीं समझता कि फिर कोई जरूरत रह जाती है। मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपसे सुनी है। सही। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, इमरान खान के नाम पर मुंतखब होकर असेंबली का हिस्सा बना हूं। मुझे तो मेरी क़यादत जिस तरह से कहेगी मैंने उनको 100% फॉलो करना है। और एक चीज आपको अर्ज कर दूं, अहमद जवाद साहब ने अभी फरमाया कि जी ये सारा कुछ अदलिया को यरगमाल करके मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पर केसेस बनाए गए और फैसले लिए गए। तो मैं इनको बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा, एक तो ये उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थे जब ये सारे फैसले हो रहे थे। दूसरा ये फरमा दे, ये माशाल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल है। मुझे जाती तौर पे तो मैं हर शख्स का एहतराम करता हूं, मैं तो पर्सनल होता ही नहीं हूं। हर शख्स को अल्लाह ने कोई ना कोई सलाहियत दी होती है। ये मेरी रहनुमाई कर दे इस प्रोग्राम के जरिए कि अदलिया को यरगमाल किसने बनाया था। इस मुल्क में तो अगर किसी बच्चे को यरगमाल बना लिया जाए तो उस पर अगवा का मुकदमा बनता है। पाकिस्तान की अदलिया के बारे में ये इंकशाफ करना है जवाद साहब का कि उन्हें यरगमाल बना लिया गया था। मेरा ख्याल है जो जितने स्टेक होल्डर्स थे उस वक्त जब ये फैसले हो रहे थे वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और ऑलमोस्ट उन्हीं पोजीशंस पर मौजूद है। तो मुझे बता दे, मैं तो बड़ा निकम्मा सा शख्स हूं, कम अकल आदमी हूं, कम आपका बड़ा क्वेश्चन आ गया, वैलिड क्वेश्चन है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जहां तक चौधरी एतजाज एहसन साहब की स्टेटमेंट है, एक चीज ऐड कर दूं। चौधरी एतजाज एहसन साहब इस मुल्क के वजीर दाखिला रहे, पीपल्स पार्टी की तरफ से गालबन अगर मुझे या मैं भूल नहीं रहा तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहे, लीडर ऑफ द हाउस रहे, इसमें सेनेट में, नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे। उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दी है, उनकी तस्दीक का कोई जरिया नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दी।
मेरे लिए हैरानी की बात मलिक मोहम्मद अहमद खान का इतना इस्तीफा होना है, और वो मैं क्वेश्चन जरूर करूंगा। चलें, वो कि भाई बिल्कुल जब आपने आप लोग पहले भी चैनलों पे आपने नाम लेकर उनको थ्रेट किया सही, करते थे। आपने सवालात उठाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ बशीर भागड़ साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब तैयार हैं, आ जाएंगे? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे पीटीआई के कारकुन हैं या इमरान खान की जो फॉलोइंग है, वो सारे इमरान खान साहब की कॉल के इंतज़ार में हैं, और लगता ऐसे है जैसे इमरान खान साहब खुद किसी की कॉल के इंतज़ार में हैं। जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और जिस तरह उनके प्रेसिडेंट ने, अलवी साहब ने भी आपने जैसे बताया कि उन्होंने ये बात की है कि खान साहब जो है वो अकेले फ़ैसला करते हैं, वो किसी, अभी उन्होंने तो खैर अपने जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा है कि मैंने अपने इस फैसले के बारे में अपने वाइस चेयरमैन को भी नहीं बताया। तो मतलब ये अदम एतमाद करते हैं? नहीं, अदम एतमाद ही करते हैं ना, वो समझते हैं कि मेरी बात नहीं, वो कहते हैं लीक हो या बग हो रही होती है चीजें, इसलिए मैं उनसे बात मैं नहीं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप अपने चेयरमैन, अपने वाइस चेयरमैन से, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से या कोर कमेटी के साथ भी ये बैठ के ये गुफ्तगू नहीं करेंगे या उनको एतमाद में नहीं लेंगे, तो आपकी एक किस्म की डिक्टेटरशिप ही है, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप ही है। तो वो खान साहब मेरे ख्याल में, मैंने जो उनकी जितनी भी सियासत 2011 से ऑनवर्ड जितनी भी सियासत आज तक देखी है, वो हमेशा या अंपायर के फ़ोन के इंतज़ार में रहते हैं, अंपायर की उंगली के इंतज़ार में रहते हैं। तो अभी जब उनका, मेरे ख्याल में तो ऐसे ही है कि जैसे उनकी सियासत का जब अब क्रियाक्रम होने वाला है, दुनिया देखें जरा कितनी निकल सर, रही है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी कि अब जब उनकी सियासत जो है वो जिस तरीके से जिस तरीके से सियासत को परवान चढ़ाया गया, और जिस तरीके से टांगे की सवारियों से पूरे मुल्क से, और ख़ास तौर पे हमारी पार्टी को, पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ तोड़ के भरे गए, और दीवारों पे लिख दिया गया कि जी आपका अगला वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान है, तो तब खान साहब जाके प्राइम मिनिस्टर बने। और प्राइम मिनिस्टर जिन सहारों से, जिन वो बैसाखियों से बने थे, उन बैसाखियों के हाथों में वो बिल्कुल यरगमाल रहे, उनके हाथों में इस्तेमाल होते रहे और बखुशी इस्तेमाल होते रहे। अभी भी उनको वो जलसों में खड़े होकर पुकारते हैं कि भाई मुझे वापस उसी तनख्वाह पे लेके आओ। ये अच्छी बात है जी, ना, मैं वही इमरान करूं, खान अच्छी साहब बात। मतलब चाहते हैं कि जिस तरह अभी नदीम कुरैशी साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब चाहते हैं कि मामला मतलब ऐसे तरीके से हल हो जाए, ना ये मतलब कंटेनर्स लगाने की जरूरत पड़े, ना ये लॉन्ग मार्च हो, ना अफरा तफरी मचे, पाकिस्तान मुल्क भी इस चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकता। देखिए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपका सवाल ये था कि खान साहब क्यों नहीं आ रहे। मैंने आपको ये जवाब दिया कि खान साहब खुद किसी की कॉल के इंतज़ार में हैं। किसी ने वाकई में, मैं आपसे ये इत्तेफाक करता हूं कि किसी ने उनको ट्रक की बत्ती में लगाया हुआ है। चलें, वही ट्रक की बत्ती हो सकती है जो उनको पहले लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे गई, तो हो सकता है उसी बत्ती के पीछे पीछे जाते जाते वो मियाँ वाली चले जाएं, या वहां से बनी गाला होते हुए घर जाके बैठ जाएं, या मुमकिन है वो लाडी जेल में चले जाएं, और ये भी मुमकिन है कि वो लंदन यात्रा पे चले जाएं, मियाँ साहब वापस आ जाएं और वो चले जाएं। इमरान खान साहब, हाँ, ये मुमकिन है। इमरान खान साहब नहीं जाते सर जी। चले आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। सही, जिस सही, दिन सही। मियाँ साहब तो कोई 2 महीने जेल में निकाल जाते रहे हैं, या 1 साल भी निकाल गए थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जेल में 2 दिन भी निकालेंगे। ये मेरी ये बात आप लिख लें। अब ये चलें, अभी तक तो वो ये और रिकॉर्ड रहेगी अभी तक तो रियासत उनको, उनके लाड देख रही है। अच्छा, मैं आपको आप भी कह रहे हैं कि वो लाड जी लें? बिल्कुल लाड लें, आज के दिन तक लाड लें। चलें, आज के दिन तक लाड लें। जिस दिन उन्होंने लाड प्यार ना देखा, तो देखिएगा क्या बनता है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहमद जवाद साहब, 2-3 चीजें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा मुख्तसर जवाब दे दें क्योंकि वक्त कम है मेरे पास इस सेगमेंट में। प्रेसिडेंट अलवी कहते हैं कि इमरान खान साहब अकेले फैसला लेते हैं, और फिर आप भी बता दें। और दूसरा ये कि क्या वाकई ये जो है फाइनल कॉल दे देंगे इमरान खान साहब, क्योंकि अब तो 16 तारीख को इंतखाबात हैं, उसमें भी पता लग जाएगा कि कितने पानी में है पीटीआई और बाकी पीडीएम जो कॉकटेल ऑफ पार्टीज हैं। देखिए ज़मीर साहब, बात ये है कि जो मैं अपना, जो मेरा एक्सपीरियंस पीटीआई के साथ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान के फैसले इमरान खान के ही होते हैं, और उनके साथ एक किचन कैबिनेट ज़रूर होती है हमेशा, जो कि उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। जो लोग उनको सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, या उनकी ओपिनियन डिफरेंट होती है, वो इमरान खान के करीब आ ही नहीं सकते, उनको दूर ही बैठना पड़ता है। इसलिए आरिफ अलवी साहब का ये बयान, ये फैसला इमरान खान का, मैं इस पे 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये इमरान खान का अपना ही फैसला है। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए।
दूसरा देखें, अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान किसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि इमरान खान की पूरी सियासत जो है वो हमेशा से बैसाखियों की तलाश में रही है। ये बैसाखियां मुशर्रफ के दौर में भी दी गई, ये बैसाखियां 2014 में भी दी गई, और फिर उसके बाद एक इमरान तजर्बा या पायलट प्रोजेक्ट जो किया गया 2018 में आरटीएस को नीचे गिरा के, और उसके बाद 3.5 साल तक 1 पेज का जो ड्रामा किया गया, ये वो सब बैसाखियां थी। जैसे ही वो बैसाखियां हटा ली जाती हैं तो इमरान खान साहब जो हैं उनको जाहिर है कि बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी सियासत जो है वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश नहीं की, वो बैसाखियों की तलाश में रहे। लेकिन अभी अगर नहीं है बैसाखियां और इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और वो बाकायदा लॉन्ग मार्च में आ जाते हैं, तो ये जो इतनी तैयारियां हो रही हैं, और वो फिर आज भी एक बड़ा अहम इजलास शेयर किया राना सनाउल्लाह साहब ने और कहा सूबों को हमारी मदद करनी चाहिए, मावनत करनी चाहिए, किसी भी शख्स को इजाजत नहीं देंगे। तो क्या खौफ, क्या डर, क्या अगर बैसाखियां आज नहीं है उनके साथ? नहीं, हमें तो देखें, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई खौफ है। राना सनाउल्लाह से जब ये सवाल किया जाता है, वो जाहिर है इसका जवाब देते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देते हैं या अपनी ट्वीट के अंदर देते हैं, क्योंकि ये सवाल तो किया जाता है ना जी कि वो लॉन्ग मार्च आ रही है, लॉन्ग मार्च आ रही है। ये लॉन्ग मार्च जो है 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकले थे, तो ये तो उस दिन से आ रही है। उस दिन से आप लॉन्ग मार्च, तो शॉर्ट मार्च, तो जलसे, तो जुलूस, धरने, गवर्नमेंट गिराने की। अहमद जवाद साहब, क्विकली, आप कन्विंस हैं कि फाइनल कॉल आएगी? देखें, मैं इसकी कामयाबी के बारे में आपको कह सकता हूं कि ये कोई ऐसी खास कामयाबी नहीं होगी अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च किया भी तो। चलें, ठीक है, बिल्कुल। भागड़ साहब, बड़ी तैयारियां हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी नहीं आने देंगे, नहीं, हम भी डंडा तैयार है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उल्टे ही लटक जाएं, कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, अगर तो हमारी मुल्क की सियासी तारीख को हम देखें, जो माजी के जितने भी लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, उनकी जो कंपोजिशन है उसको देखें, तो मैं समझता हूं कि अगर तो 126 दिन का धरना कुछ नहीं कर सका, तो अभी कुछ नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर तो खान साहब लाडले रहे तो लॉन्ग मार्च के बाद मे भी कोई उसका उनको फ़ायदा हो जाए। जैसे अहमद जवाद साहब ने कहा कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लगता। एक जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि लाडले हैं अभी तक, और एक देखें, मैं तो आज तक कह रहा हूं कि वो लाडले हैं। आप ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर हम जो है ना वो पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं, और मैं आपको साबित करके दे सकता हूँ वो कैसे लाडले हैं। आज भी लाडले हैं। देखिए, आज भी लाडले हैं। आर भी जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो डिस्कस हो रहे हैं आज, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, आज भी जो कुछ उनका है सारा लाडलेपन की वजह से है, वरना उनकी इस पाकिस्तानी सियासत में उनकी कोई गुंजाइश ही आपको लगता है कामयाब होगा? मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं लगता। नदीम कुरैशी साहब, क्विकली अगर मुझे बता दें, एक तो ये कि ये पंजाब में इतनी बड़ी तब्दीली, क्या कोई इंटरनल मामला ऐसे हैं, जिस तरह मतलब आरिफ अलवी साहब के ऊपर सवालात उठ गए, अब फिर हाशिम डोगर साहब ने रिजाइन कर दिया, क्या मामला क्या चल रहे हैं? जी, पंजाब में सब कुछ ठीक है, कोई मामला नहीं है। हाशिम डोगर साहब ने अपनी जाती वजूहात की बिना पे रिजाइन की है। सेकंड बात यह है कि जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरह से इमरान खान साहब पे आज अभी आपने बताया, मेरे पास तो 24 मुकदमात की तफसील है, मतलब 2 दर्जन से जायद मुकदमात 4 माह में पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी लीडर के खिलाफ, और सारे सियासी नोयत के। इसमें कोई इवन फील्ड के महलात नहीं है, इसमें कोई शुगर मिल्स से कमीशन लेकर शुगर मिल नाम करवाना नहीं है, इसमें कोई नासिर शवान और इसमें डॉन वो ओमनी ग्रुप और कोई इस तरह के लोग शामिल नहीं है। ये प्योरली पॉलिटिकल केसेस है। तो जाहिर है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ पंजाब में किसी मजबूत आसाब के शख्स को वजीर दाखिला होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल केस है जी? तोशाखाना में अगर इमरान खान साहब ने कानून की वायलेशन की है, कानून के खिलाफ कोई काम किया, तो बिल्कुल पॉलिटिकल केस नहीं है। और अगर उन्होंने कानून के मुताबिक मॉरल क्वेश्चन है, कोई चीज की है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ममनुआ फंडिंग में एफआईआर दर्ज हो गई एफआईए की तरफ से, आज वो भी हो गया। ये इनका बस चले तो ये 47 के बाद हर क्राइम का भी कहा ना वाकड़ साहब ने कि जी लाडले हैं, क्योंकि लाडले ने सबको बावला किया हुआ है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज पावर की हुई है।
इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को टू पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। एक तरफ इमरान खान है और बाकी तरफ पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी है। इसी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। वो तमाम लोग जिनके मफादात मुश्तरक हैं, वो तमाम लोग जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, वो तमाम लोग जो 40, 45, 50 साल और उनके आबाओ अजदाद उससे पहले उनको चैलेंज किया है। बिल्कुल सही, सब कुछ इकट्ठा कर दिया, सही, पाकिस्तानी कौम के सामने एक्सपोज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, आसिफ अहमद जवाद साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।